नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तर प्रदेश से कुछ कमाल के राजनीतिक तथ्य उभरे हैं, इन्हीं पर बात करेंगे। लेकिन मैं इन पर अपनी बात को शुरू करने से पहले 3 अन्य तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये सारे तथ्य मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं जिसको मौजूदा राजनीति के संदर्भ में देखना और समझना चाहिए। पहली बात, मैंने सोशल मीडिया कम्युनिटी पर एक सवाल शेयर किया जिस पर कुछ लोगों ने अपना मत पेश किया और इस मत से बना परिणाम एक राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है, या यूं कह सकते हैं कि यह बदलाव लोगों की मांग बनता हुआ साफ साफ दिखता है। मैंने सवाल किया 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से उत्तर भारत में नंबर 1 स्टार कैंपेनर किसे बनाया जाना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को या फिर नरेंद्र मोदी को। 80% लोगों का मत आया योगी आदित्यनाथ को और 20% लोगों का मत आया नरेंद्र मोदी को। आप 2014 के बाद और 2023 शुरू होने से पहले यह सवाल करते तो शायद लोगों का यह मत ना आता। अब दूसरी बात, मैंने एक अन्य सवाल किया कि आप कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का श्रेय सबसे ज्यादा किसे देना चाहते हैं। 64% का मत आया राहुल गांधी और 36% का मत आया मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी अगर कुछ लोग यह मानने लगे हैं कि राहुल गांधी चुनाव परिणाम को बदल सकते हैं, राहुल गांधी चुनाव में जीत की वजह बन सकते हैं, तो यह माना ही जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ लोग तो है जो राहुल गांधी को लेकर अपने नजरिए में बदलाव कर रहे हैं। अब तीसरी बात, मेरे पहले 2 सवाल और उनके परिणाम को लेकर यह कहा जा सकता है कि यह सोशल मीडिया पर लिखी गई बात के जवाब में आया रिएक्शन है और सोशल मीडिया पर भाजपा और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से जुड़े बहुत से लोग होते हैं और जो बहुत ही आक्रामक तौर पर एक्टिव रहते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर उभरे तथ्य और परिणामों को पूरी तरीके से निर्दोष नहीं माना जा सकता है। यह सही बात है और चलिए हम इसको मान लेते हैं। इसीलिए तीसरी बात पर आते हैं और यह जो तीसरी बात है, इससे उभरा हुआ जो तथ्य है वो सोशल मीडिया से नहीं आया है, वो चुनावी जमीन से आया है। कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 51 विधानसभा सीटों को कवर किया, जिसमें से कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। यानी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक में स्ट्राइक रेट 72% से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 42 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा की, जिसमें से केवल 21 सीटें ही भाजपा जीत सकी, यानी स्ट्राइक रेट 50%। और अमित शाह ने 30 विधानसभा सीटों में प्रचार किया, जिसमें से भाजपा केवल 11 सीटें ही जीत सकी, यानी कि स्ट्राइक रेट बस 37% के करीब। बात साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर लोगों ने वोट नहीं किया। अब मैं चौथी और आखिरी बात पर आता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। यह बात कई दिन पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस जीत की एक तस्वीर में बहुत ही रोचक तथ्य उभर कर सामने आए। बीजेपी ने मेयर चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए सभी नगर निगमों में कब्जा कर लिया है। यह एक बात है, लेकिन कमाल की बात यह है कि मुसलमानों ने सपा को वोट नहीं किया है। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे नगर निगम हैं जहां पर चुनाव के दौरान मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इन सब जगह पर निकाय चुनाव में सपा का बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। सहारनपुर में बीजेपी जीती, लेकिन सपा तीसरे नंबर पर रही। मुरादाबाद में सपा चौथे नंबर पर रही। मेरठ में तो कमाल हो गया, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पर रही और सपा तीसरे नंबर पर रही। यानी सीधी सी बात है, मुसलमानों ने सपा पर भरोसा नहीं किया, मुसलमान वोटर ने सपा से अधिक बसपा पर भरोसा किया। और बहुत सीधी सी तस्वीर बनती है कि कर्नाटक में हिंदू वोट बटा और भाजपा हार गई, जबकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट सपा और बसपा में बटा और भाजपा जीत गई। और एक तस्वीर और बनती है, क्योंकि यह तो साफ है कि कर्नाटक का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के लड़ा है और वहां पर जमीनी समीकरण नहीं साधे गए हैं, इसीलिए हार गई। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जमीनी समीकरण जीत साध लिए, तो इसलिए जीत गई। आप यह तो कह ही सकते हैं। और यह भी कमाल की बात है कि अखिलेश यादव दलितों की राजनीति करते रहे और मुसलमान अखिलेश यादव को छोड़कर दलितों की नेता मायावती के पास चले गए। अखिलेश यादव को ना तो दलित मिले,
और न मुस्लिम वोटर ही उसके साथ रहे, उसके हाथ से फिसल रहे। यानी आने वाले चुनाव में क्या अखिलेश यादव के पास केवल यादव वोट ही रह जाने वाला है। और मैं तो ये मानता हूं कि यादवों का भी एक बड़ा हिस्सा उनको छोड़कर भाजपा के पास जाने वाला है। अब 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को याद कर लीजिए और यादव लैंड की सीटों पर वोट का जो हिसाब किताब है उसको निकाल लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव सपा को उत्तर प्रदेश में डुबोकर ही मानेंगे, यह बात मैं पहले भी कहता रहा हूं। लेकिन सवाल अखिलेश यादव को लेकर यहां पर नहीं है, सवाल यहां पर यह है कि पिछले कुछ समय में घटी घटनाएं, जो राजनीतिक घटनाएं हैं, और ये राजनीतिक घटनाएं एक तस्वीर पेश कर रही है योगी आदित्यनाथ के दिल्ली की ओर पथ बनने का। यह पथ दिल्ली को टच 2024 के तुरंत बाद करता है, या फिर यह पथ 2027 में उत्तर प्रदेश को एक बार फिर जीतने के बाद दिल्ली को टच करेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। आप भाजपाइयों और संघ से जुड़े लोगों के पास कान खोलकर, कान लगाकर खड़े तो होइए। आजकल यह चर्चा बहुत होती है कि योगी आदित्यनाथ अब रुकने वाले नहीं हैं, यानी कि चर्चा के केंद्र में भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोगों, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो बड़े नेता है, इन पार्टियों से जुड़े हुए या संघ से जुड़े हुए, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो तो बोलता भी है, वो सोचता भी है, पब्लिक के बीच में क्या चल रहा है उसको महसूस भी करता है और वक्त के हिसाब से अपने नजरिए को बदलता भी है। भाजपा की राजनीति में बदलते हुए समीकरणों पर आप क्या सोचते हैं, यह जरूर बताइए। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।